स्टूडेंट लास्ट क्लास में मैंने क्या पढ़ा था, सपोज एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये मैंने लिखा था, लाइट आ गई है, विच इज इक्वल टू ए इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए। फिर मैंने कहा था स्टूडेंट इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मैंने क्या किया, b अपॉन ए के हाफ का जो स्क्वायर है उससे ऐड कर दिया b अपॉन 2a का स्क्वायर, बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर, इससे ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर दिया है। अब आप देखिए दिस इज सेम एज a इंटू, अगर मैं इन तीनों को मिलाऊं a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab, सो दिस बिकम्स द फॉर्मूला ऑफ x प्लस बी बाई 2a होल स्क्वेयर प्लस टेकिंग एलसीएम ऑफ दीज टू, व्हाट वी गेट, 4a स्क्वेयर इज एलसीएम 4ac माइनस b स्क्वेयर, सो दिस बिकम स्टूडेंट्स a इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a होल स्क्वेयर, ये लास्ट क्लास में मैं इतना कर चुका था, प्लस 4ac माइनस बी स्क्वेयर। स्टूडेंट बी स्क्वेयर माइनस 4ac इज डी, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होती है इसके बराबर, तो दिस बिकम माइनस डी अपॉन 4a। लास्ट क्लास में स्टूडेंट मैंने ये किया था, और मैंने क्या किया कि इफ a इज ग्रेटर देन 0, स्टूडेंट अगर ये a 0 से बड़ा है, स्टूडेंट इफ क्वाड्रेटिक फंक्शन इज गिवन टू अस, अगर क्वाड्रेटिक फंक्शन मुझे दिया है दैट मीन्स वी ऑलरेडी नो द वैल्यू ऑफ a b एंड c, यानी मुझे a b और c की वैल्यू ऑलरेडी पता है, और अगर a b c की वैल्यू ऑलरेडी पता है दैट मीन्स आई ऑलरेडी नो द वैल्यू ऑफ d, यानी मुझे d पता है। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं, और मैंने कल माना था कि सपोज यहाँ वैल्यूज पुट करने के बाद इसकी वैल्यू आ गई 5। अब आप देखिए ये स्क्वायर है और किसी का भी स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, वट एवर बी द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की कोई भी वैल्यू रख लीजिए, द क्वांटिटी, दिस क्वांटिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और a पॉजिटिव है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्वांटिटी में आप पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो भी वो 0 या 0 से बड़ा ही वैल्यू देगा। तो 5 प्लस अ क्वांटिटी विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्या बनेगा, 5 प्लस 0 या 0 से बड़ी क्वांटिटी आपको 5 या उससे बड़ी वैल्यू देगा, यानी इसकी सबसे छोटी वैल्यू आई 5, 5 या उससे बड़ी वैल्यू देगा, ये 5 या उससे बड़ी मतलब सबसे छोटी वैल्यू है आपकी 5, तो यानी मिनिमम वैल्यू आपकी क्या आ रही है, मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू 5, और मिनिमम वैल्यू ये 5 कब मिलेगी स्टूडेंट, जब ये 0 होगा, और ये 0 कब होगा, x इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a पे, एंड मिनिमम वैल्यू अटेन्स एट x इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a, ये हमने किया था। और सेकेंडली मैंने किया था स्टूडेंट्स इफ a इज लेस देन 0, सपोज a लेस देन 0 है, अब अगर इसमें a लेस देन 0 है तो देखिए सिंस वी नो दिस क्वाड्रेटिक फंक्शन, अगर मुझे ये क्वाड्रेटिक फंक्शन पता है तो मुझे a b c की वैल्यूज पता है, और यहाँ सब्स्टिट्यूट करके मान लो कुछ सॉल्व करके आ गया, सपोज कीजिए 5 ही आ गया, a b c कुछ भी दिया था, सपोज सॉल्व करके 5 आ गया, माइनस डी बाई 4a 5 आ गया। अब दिस वन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि किसी का भी स्क्वायर हमेशा 0 या 0 से बड़ा ही होता है। अब उसमें अगर आप नेगेटिव क्वांटिटी मल्टीप्लाई करो, अ क्वांटिटी विच इज नॉन नेगेटिव, अगर आप उसमें एक नेगेटिव क्वांटिटी मल्टीप्लाई करते हो तो इसकी वैल्यू क्या आती है, दिस इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 0, 0 या उससे कम, यानी 0 या नेगेटिव, और 5 में आप अगर 0 या नेगेटिव क्वांटिटी ऐड करोगे तो 5 या उससे छोटी वैल्यू आएगी, तो सबसे बड़ी वैल्यू आई इसकी 5, तो मैक्सिमम वैल्यू यही आ गई स्टूडेंट्स, मैक्सिमम, क्योंकि ये जो क्वांटिटी है या तो ये 0 है या 0 से छोटी है, तो अगर ये 0 होगा तो भी मैक्सिमम ये वैल्यू आई, 0 से छोटा हुआ तो इससे भी छोटी वैल्यू हो गई, तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी आ रही है माइनस डी बाई 4a, और मैक्सिमम वैल्यू जिस पॉइंट पे आ रही है, मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, जब ये 0 होगा, क्योंकि या तो ये 0 है या नेगेटिव है, तो इसमें 0 ऐड करेंगे तब तो 5 है, नेगेटिव ऐड करेंगे तो 5 से भी छोटा हो जाएगा, वो कब, ये 0 कब होगा, माइनस बी बाई 2a पर। तो ये मैंने लास्ट क्लास में किया था, तो जो स्टूडेंट आज ज्वाइन किए हैं एक बार ये इसको नोट कर लें।
फिर हम आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, खैर ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स ने ये किया ही हुआ था कल। अब आप देखिए स्टूडेंट, दो केसेस हैं। इफ a इज ग्रेटर देन 0, ये नोट डाउन कर लिया, एक बार बता दीजिए। सो स्टूडेंट्स, अब एक क्वेश्चन एक स्टूडेंट ने पूछा है, सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अलजेब्राइक फंक्शन। स्टूडेंट, ये रियल में आप अलजेब्राइक फंक्शन, ट्रांसीडेंटल फंक्शन, ये सब पढ़ोगे, ये सब आपको बताया जाएगा। उसके लिए प्रॉपर आपको डेफिनेशन दी जाएगी और आपको सब बताया जाएगा। मैंने क्या कहा है, मैं ये इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि मुझे इंटीग्रेशन में इसकी ज़रूरत है, वरना तो वही बात है। अब जैसे अभी सर करा रहे थे, अगर आप वही पूछ रहे थे सर अब काउंटेबल अनकाउंटेबल बताओ, तो सर जो बता रहे हैं वो चीज़ छोड़ के काउंटेबल अनकाउंटेबल में कैसे पहुँचते। स्टूडेंट, पूरी थ्योरी जनरेट करनी पड़ेगी। सो स्टूडेंट देखिए, नोट डाउन कर लिया स्टूडेंट, आपको एक एक चीज बताई जाएगी, आप टेंशन क्यों ले रहे हो। अब सपोज कीजिए कि अभी सर ने आपको बताया था कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इफ अ सेट हैविंग n एलिमेंट्स देन टोटल नंबर ऑफ या कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट इज 2 raised to power n। अब कोई कहे था सर पावर बाइनोमियल थ्योरम का ये फॉर्मूला कैसे बना, या फिर अचानक आप सर सेट करा रहे हो, पहले तो आप बीच में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आ गया NC1। वो तो ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जो मान के चला जाता है कि पता होगा। ये अलजेब्राइक फंक्शन, ट्रांसीडेंटल फंक्शन, ये पूरा एक इसमें डेफिनेशन है जो पूरे कंसेप्ट आपको बताना पड़ेगा, ठीक है ना, वो बता दिया जाएगा। स्टूडेंट देखिए, अब आप देखिए दो बातें। इफ ईदर a इज ग्रेटर देन 0 if a is less than 0, if a is greater than 0, if a is less than 0। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास फंक्शन दिया हुआ है fx इज इक्वल टू ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c। सपोज कीजिए मैं इसे सॉल्व करने लगता हूं, तो व्हाट वी गेट, द वैल्यू ऑफ x इज माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट d upon 2a। Student, now three case arises, either d is greater than 0 or d is equal to 0 or d is less than 0। केस फर्स्ट देखिए, if d is greater than 0, केस फर्स्ट, if d is greater than 0। स्टूडेंट, अगर d 0 से बड़ा है तो आप देख सकते हैं, अगर d 0 से बड़ा है, अगर आपको ये क्वाड्रेटिक फंक्शन गिवन है, इक्वल टू 0 कर दिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अगर ये a b c की वैल्यूज आपको पता है, दैट मीन्स यू ऑलरेडी नो द वैल्यू ऑफ d, तो आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं। एंड सिंस d इज ग्रेटर देन 0, अगर d ग्रेटर देन 0 है तो इसके दो रियल रूट्स आएंगे एंड बोथ द रूट्स आर डिस्टिंक्ट। तो इसके दो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे स्टूडेंट्स। दो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स का मतलब ऐसी x की दो वैल्यूज आएंगी जिसके लिए fx की वैल्यू 0 होगी, fx का मतलब y की वैल्यू 0 होगी। मतलब देयर आर टू रियल नंबर्स, देयर आर टू वैल्यूज ऑफ x फॉर विच y इज 0। दैट मीन्स दिस ग्राफ कट्स द x एक्सिस एट 2 पॉइंट्स, एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। तो ये ग्राफ कुछ इस टाइप से होगा स्टूडेंट्स, जिन भी दो पॉइंट्स पे काटेगा। सपोज कीजिए इसके रूट्स अल्फा और बीटा आ गए, जैसे आप नॉर्मली कैलकुलेशन करते थे स्टूडेंट्स, जैसे b अगर मान लो 4 होता और d मान लो 36 आता, तो कुछ ऐसा करते, a मान लो 1 होता, तो -4 + 6 दैट इज 2/2, -4 - 6 -10/2। इस टाइप से आपके 2 रूट्स होते। अब ये मत बोलना कोई कि सर -5 तो लेफ्ट साइड है, मैं तो जस्ट बता रहा हूं आपको, ठीक है ना।
तो सिंपली स्टूडेंट्स कुछ इस टाइप से आएगा। अब आप देखिए इसकी मिनिमम वैल्यू जिस पॉइंट पे मिली है, जो ऐसा अभी मैंने पढ़ा, वो -b/2a पॉइंट होगा, और मिनिमम वैल्यू जो होगी दैट इज -d/4a। सो दिस पॉइंट इज -b/2a, -d/4a। इसका मतलब अल्फा से पहले के हर पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव, बीटा के बाद के हर पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव, और अल्फा और बीटा के बीच में कोई भी एक्स पुट कर दीजिए, फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव। कुछ ऐसा दिखेगा। ये कर्व जो पैराबोलिक कर्व है, ये कुछ हमेशा ऐसा दिखेगा अगर d 0 से बड़ा है, 2 बार एक्स एक्सिस को क्रॉस करता हुआ जाएगा। इन द सेम वे इफ a इज लेस देन 0, स्टूडेंट d 0 से बड़ा है, d 0 से बड़ा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसके 2 रियल रूट्स होंगे, इसके 2 रियल रूट्स होंगे, तो ये 2 बार रियल लाइन को काटता हुआ जाएगा। कुछ ऐसा होगा जैसा कि आपने पढ़ा होगा 11th-12th में। अगर नहीं पढ़ा तो कैलकुलस में जो रियल पढ़ाएंगे सर तो आपको बताएंगे, वरना आपने देखो छोटी क्लासेस में ऐसा ही पढ़ा होगा। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव किया दैट इज 2ax प्लस b, इसका सेकंड डेरिवेटिव किया दैट इज 2a। अगर a 0 से बड़ा है तो सेकंड डेरिवेटिव 0 से बड़ा, सेकंड डेरिवेटिव 0 से बड़ा मतलब मिनिमा, सेकंड डेरिवेटिव 0 से बड़ा मतलब मिनिमा, और सेकंड और a अगर लेस देन 0 है दैट मीन्स सेकंड डेरिवेटिव इज लेस देन 0, सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 मतलब मैक्सिमा। या मैक्सिमा मिनिमा वाले टॉपिक में जो कि आपके सिलेबस में है आप इसे करेंगे, और अदरवाइज हम तो मान के चल रहे हैं कि आपको 11th-12th में ये पढ़ा होना चाहिए, बट नहीं पढ़ा इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। सो स्टूडेंट देखिए ऐसा कुछ, और आप देखिए ये रहा अल्फा, सपोज इसके 2 रूट्स आएंगे, और जिस पॉइंट पे सबसे मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो -b/2a होगा, एंड मैक्सिमम वैल्यू इज -d/4a, समथिंग लाइक दिस स्टूडेंट्स। और आप देख सकते हो इस कर्व, ये कर्व दोनों तरफ से इन्फिनिटी को टेंड करेगा, क्योंकि ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक फंक्शन। जो क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है हमेशा किसी भी पॉलिनोमियल का जो डोमेन होता है वो पूरा R होता है। आप कुछ भी पुट कर दीजिए, आपको मतलब आप यहाँ कुछ भी पुट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप देखिए जैसे जैसे x इन्फिनिटी को टेंड करेगा, जैसे जैसे x इन्फिनिटी को टेंड करेगा, ये जो फंक्शन है ये कहाँ टेंड करेगा, इन्फिनिटी को टेंड करेगा। तो एज x इज टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी दिस ग्राफ इज मूविंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी, और जैसे जैसे x माइनस इन्फिनिटी को टेंड करेगा दिस मूव्स मोर रैपिडली देन दिस x, तो ये कहाँ टेंड करेगा, अगेन इन्फिनिटी को टेंड करेगा, माइनस इन्फिनिटी। जैसे जैसे x बहुत लार्ज क्वांटिटी होता जाएगा, एज लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी दिस इज गोइंग टुवर्ड्स, as x tends to minus infinity this quantity is again tending towards infinity। तभी इसका ग्राफ कुछ इस टाइप सा दिख रहा है, पैराबोलिक कर्व। केस सेकंड देखिए, ये इसलिए बता रहे हैं कोई रेंज वगैरह कभी किसी की निकालनी पड़ जाए तो आपको पता लगे कि ये मैक्सिमम यहां तक जाएगा, जब आपको कर्व्स की लिमिट्स निकालनी पड़ेगी। केस सेकंड देखिए, इफ d इज 0, केस सेकंड इफ d इज 0, अगर d 0 है, अब आप देखिए यहां d 0 है, b अगर 4 होता तो -4 + 0 -4 -0, and -4 + 0 and -4 - 0 becomes -4 and -4/2, दोनों वैल्यू सेम आती तो इसके 2 रियल रूट्स आएंगे बट बोथ द रूट्स आर इक्वल। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये कुछ इस टाइप का दिखेगा स्टूडेंट्स, ये कर्व आपको कुछ इस टाइप का दिखेगा। इस कर्व में क्या होता है, f(x) इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी वट एवर बी द वैल्यू ऑफ x, f(x) इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड इन दिस कर्व f(x) इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, या फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन। और यहां पर क्या होता है, मैंने अभी बताया था, अल्फा से पहले के पॉइंट और बीटा के बाद के पॉइंट के लिए f(x) 0 से बड़ा है, यानी f(x) इज greater than 0 for all x belongs to -infinity to alpha union beta to infinity, and f(x) is less than 0 when x lies between alpha to beta। स्टूडेंट्स यहां पर भी बिल्कुल ऐसा है। अगर मैं केस थर्ड कहूं, नीचे दिख रहा है, केस फर्स्ट रिपीट कर दो।
स्टूडेंट्स केस फर्स्ट आप रिपीट करने को कह रहे हैं। एफ एक्स आपको दिया है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। सपोज ये आपको एक क्वालिटी इक्वेशन दे रखी है। अब इस क्वालिटी इक्वेशन का जो रूट है बाय यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट मेथड, जिसे श्रीधराचार्य मेथड भी कहते थे, वो कैसे सॉल्व करते हैं? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। अब यहाँ पर d इज इधर ग्रेटर देन 0, d इज इक्वल टू 0 और d इज लेस देन 0। ये हम छोटी क्लासेस से देखते आ रहे हैं कि अगर d 0 से बड़ा होता था तो इसके दो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स आते थे। अगर d इक्वल टू 0 होता है तो इसके दो रियल रूट्स आते हैं बट बोथ द रूट्स आर इक्वल। और अगर d लेस देन 0 होता है, रूट के अंदर लेस देन नेगेटिव, तो ये बात आयोटा में गई, तो इसके कॉम्प्लेक्स रूट्स आते हैं। तो इसके रूट्स कैसे हो जाते हैं स्टूडेंट? कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। तो अगर d 0 से बड़ा है तो मैंने, अगर मुझे दिया हुआ है, मैंने मान लिया कि सपोज b अगर 4 होता और d 36 होता, तो 36 का रूट आ गया 6। तो आप अगर करके देखें तो दोनों अलग अलग रूट्स हैं। तो मेरा कहने का मतलब है ये रियल लाइन को दो बार काटता हुआ जाएगा, जो रियल लाइन को दो बार काटता हुआ जाएगा, मतलब दिस फंक्शन हैविंग या दिस इक्वेशन हैविंग टू रियल रूट्स। सपोज अल्फा और बीटा आया, फिर मैंने कहा था कि अभी मैंने आपको बताया था a अगर 0 से बड़ा होता है तो जिस पॉइंट पे सबसे मिनिमम वैल्यू होती है वो माइनस बी बाई 2a होती है, और मिनिमम वैल्यू क्या होती है? माइनस डी बाई 4a। यही बताया मैंने दोनों केस में। और अगर आप कहते हैं कि सर ये ऐसा ही कर्व कैसे बना, वैसे तो मैंने वहाँ बताया था कि इसकी मिनिमम वैल्यू आती है जब a 0 से बड़ा, अदरवाइज आप ऐसे चेक कर सकते हैं। जैसे छोटी क्लासेस में आप देखते थे कि अगर सेकंड डेरिवेटिव 0 से बड़ा होगा, जब a 0 से बड़ा है तो सेकंड डेरिवेटिव 0 से बड़ा, एट दैट टाइम वी गेट मिनिमा। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए केस थर्ड, इफ d इज लेस देन 0, अगर d लेस देन 0 हो, अगर d लेस देन 0 हो तो यहां पर कॉम्प्लेक्स रूट आ जाएंगे, क्योंकि अगर d लेस देन 0 है तो रूट के अंदर अगर नेगेटिव क्वांटिटी आ जाए तो ये इमेजिनरी, यहां पर इमेजिनरी वैल्यू आ जाएगी। और आप देख रहे हो आपके जो दोनों रूट्स आ जाएंगे वो कैसे आ जाएंगे? कॉम्प्लेक्स आ जाएंगे। तो दोनों रूट अगर कॉम्प्लेक्स आ जाएंगे, इसका मतलब रियल लाइन को ये कर्व एक बार भी नहीं काटेगा, और रियल लाइन को एक बार भी नहीं काटेगा तो कुछ ऐसा, समथिंग लाइक दिस। तो इसकी मिनिमम वैल्यू जिस पॉइंट पे आई है वो है माइनस बी बाई 2a, एंड मिनिमम वैल्यू इज माइनस डी बाई 4a। दिस इज माइनस डी बाई 4a, 0 कॉमा माइनस डी बाई 4a। और यहां पर भी बिल्कुल सेम ऐसा ही है, यानी अगर d लेस देन 0 है बट a 0 से बड़ा है, देन एफ एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, and in this case fx is always less than 0 for all x belongs to r। ऐसा ही कुछ कल शायद आप पूछ रहे थे, कुछ ऐसा ही चल रहा था जहां पर fx की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी थी। कुछ कराते वक्त x³ - 1 के बारे में आप s और t कर रहे थे, जब सर करवा रहे थे आप में से कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे कि उसके रूट्स तो हमेशा क्यों कॉम्प्लेक्स आएंगे, या कुछ ऐसा कुछ कर रहे थे ना कि ये हमेशा 0 से बड़ा ही होगा। जब सर ने किया था x-1 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1, तो उस समय, ठीक है ना, तो वहां पर d नेगेटिव आया था, x² प्लस एक्स प्लस 1। और अगर आप इसके रूट्स निकालते तो क्या बनता? d क्या आता? b² माइनस 4ac। तो देखिए d क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है, और d नेगेटिव आ जाएगा, और जहां पर a पॉजिटिव है तो आपका क्या होगा स्टूडेंट? fx इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। सो दिस फैक्टर ऑलवेज गिव्स मी वैल्यू पॉजिटिव, वट एवर बी द वैल्यू ऑफ x, दिस ऑलवेज गिव्स मी पॉजिटिव वैल्यू। तो यानी इसका कोई भी रियल रूट नहीं होगा, यानी x की किसी रियल वैल्यू के लिए 0 नहीं होगा। सो स्टूडेंट्स एक बार नोट कर लें, क्लियर सर? चलो, सो
अच्छा वो बंद हो गया था, मतलब बंद कर दिया था। मतलब मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसे अभी किसी स्टूडेंट ने पूछा था कि ओपन इंटरवल 0,1 और r दोनों की कार्डिनलिटी बराबर है कि नहीं, कुछ ऐसी बातें चल रही थी। तो देखने वाला तो कह सकता है सर ओपन इंटरवल 0,1 ये रहा, r तो पूरा रियल लाइन हो गया, पूरा रियल नंबर ही हो गए, ये दोनों बराबर कैसे हैं। बट वही बात है, सर बताने को तो अभी बताए थे, बट वही 2-3 दिन के बाद जब उस टॉपिक पे आएंगे तभी तो बताए जा सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आपको एक एक चीज़ बताई जाएगी, आप उसकी टेंशन ना लें। हमें रिजल्ट ऐसा थोड़ी ना कि बच्चों को ये बताएंगे कि 17 में ये रिजल्ट आ गया, 18 में ये, 19 में ये, 20 में ये, 21 में भी तो लोगों को बताना ही है। और जहाँ पर रिजल्ट आते हैं वहाँ से अब लोगों की एक्सपेक्टेशन भी बढ़ जाती है कि अब लोग हमेशा जानना चाहते हैं कि इस बार कैसा रिजल्ट है। अगर हमने 17 में 3rd रैंक दिया, 18 में 3rd दिया, 19 में 2nd दिया और 20 में 1st दिया है, तो इस बार अगर आप क्या मानते हो कि अगर हमारा टॉप रैंकर भगवान ना करे 11वां आ जाता है, 11th रैंक आ जाती है, तो क्या मतलब उस समय लोगों के सामने बड़ा, मतलब हमें तो 5-6 दिन ऐसा है कि फेसबुक बंद करके चुप करके बैठना पड़ेगा। वही बात है, लोगों के मैसेज के जवाब देने मुश्किल होंगे। अब हमारी इज्जत आपके हाथ में ही है, पढ़ लेते हैं। नोट कर लिया? वॉइस नहीं आ रही? अच्छा वॉइस आ रही है, अच्छा पहले का था क्या स्टूडेंट? वो मैंने यहाँ से बंद कर दिया था, वॉइस कैसे आती। खैर हम थोड़े से ग्राफ सीख रहे थे, ऑड एंड इवन फंक्शन चेक कर रहे थे, ताकि हम जब डेफिनेट इंटीग्रेशन शुरू करें तो हमें पता लगे सीधा इंटीग्रेशन क्या होता है, कौन सा ऑड फंक्शन है, कौन सा इवन। क्योंकि हमारा मेन पर्पस है एरिया फाइंड आउट करना, वॉल्यूम फाइंड आउट करना, तो हमें कर्व्स के बारे में फुल नॉलेज होनी चाहिए। तो नेक्स्ट वन, तो 2 बना लिए थे मैंने। थर्ड वन, fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब, fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो स्टूडेंट देखिए fx इक्वल टू एक्स क्यूब कैसा होता है स्टूडेंट? fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब आप देखिए पॉलिनोमियल है, ऑब्वियसली कॉन्टिन्यूअस होगा, और आप देख सकते हो एज एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी एक्स क्यूब इज टेंडिंग टूवर्ड्स इंफिनिटी, एज एक्स टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी एक्स क्यूब इज टेंडिंग टूवर्ड्स माइनस इंफिनिटी। ओके, इसका कर्व कैसा होगा स्टूडेंट? कुछ ऐसा। वैसे जो बनाने वाले हैं, जब आप बनाओगे तो आप देख पाओगे कि स्टूडेंट जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे, व्हाट इज इट्स डेरिवेटिव? 3x², 3x²। और इसका सेकंड डेरिवेटिव क्या है? फर्स्ट डेरिवेटिव कहाँ 0 है? 0 पे। ये मैक्सिमम मिनिमम के कंसेप्ट है। सेकंड डेरिवेटिव 6x, जो कि 0 से बड़ा है स्टूडेंट, x 0 से बड़ा है तो ये क्या आएगा? तो ये 0 से बड़ा होगा, और x 0 से छोटा है तो छोटा, यानी x जब 0 से बड़ा है तो ये डेरिवेटिव 0 से बड़ा, दिस इज ग्रेटर देन 0 व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, मतलब इंक्रीजिंग। और जब x 0 से छोटा है तो क्या हो जाएगा? सो स्टूडेंट मेरा कहने का मतलब क्या है, एक सेकेंड सॉरी, खैर सो ये कर्व है इसका, और इसका डोमेन क्या होगा स्टूडेंट्स? इसका डोमेन पूरा R होगा, क्योंकि आप कुछ भी पुट कर दीजिए आपको वैल्यू मिल जाएगी। और इसका रेंज क्या होगा? इट्स रेंज इज अगेन होल R। दिस वन इज ऑड फंक्शन और इवन। ये कैसा फंक्शन है स्टूडेंट्स? आप देख सकते हैं सिमेट्रिक अबाउट ऑपोजिट क्वाड्रेंट। दिस फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट ऑपोजिट क्वाड्रेंट, सो दिस वन इज एन ऑड फंक्शन। सो दिस वन इज एन ऑड फंक्शन। सो ये कैसा फंक्शन हो जाएगा? ऑड। ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव जहां पर 0 होता है वहां पर वो जो क्रिटिकल पॉइंट्स है वो x इक्वल टू 0 आया था, बट वहां पर सेकंड डेरिवेटिव भी 0 था और थर्ड डेरिवेटिव 0 नहीं था। थर्ड डेरिवेटिव 0 नहीं था। तो इसीलिए 0 पे ना मैक्सिमा मिल रहा था ना मिनिमा मिल रहा था। ये सब मैक्सिमा मिनिमा में आप पढ़ोगे। सो अगर यही मैं x⁵ की बात करता तो कैसा होता स्टूडेंट्स? पहले देख लें ये बराबर कहां है। एक्स क्यूब कॉमन निकालेंगे तो x इक्वल टू 0 0 1, क्योंकि 1 पे वैल्यू 1 है,
-1 पे वैल्यू -1 है। और आप देखिए 0 से 1 के बीच में कुछ भी पुट कर दीजिए, सपोज हाफ पुट करते हो तो ये तो होता है 1/8 और ये 1/32, तो हाफ पे ये तो 1/8 है, ये 1/32, तो x⁵5 लुक लाइक दिस। कुछ ऐसे कर्व बनेंगे। सो ये है x³, ये है x⁵5, ये है x⁵2n+1, मतलब x⁵2n+1 का ग्राफ कुछ ऐसा ही लिखेगा। अगर आप रफ ग्राफ बनाएं तो आपको अंतर भी नहीं नजर आएगा। वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n इज ग्रेटर देन 2, 3 से स्टार्ट करके जो भी मान लो वो ग्राफ है ये। सो इसी टाइप का ग्राफ होता है एंड ऑल ऑफ दीज आर ऑड फंक्शन, और इसका डोमेन क्या होता है r और रेंज क्या होता है r। सो स्टूडेंट्स, एक स्टूडेंट ने मैसेज किया रिपीट। स्टूडेंट मैं आपको बता चुका हूं कि आपको ये सब आएगा, ये चलो ठीक है। fx इज इक्वल टू x³ का ग्राफ बनाना है आपको। अगर वैसे कर्व बनाना होता है तो आप क्या करते हो, कर्व्स के लिए आपको पूरा कर्व ट्रेसिंग पता होना चाहिए, बट ये स्टैंडर्ड कर्व्स हैं। हम जब कर्व ट्रेसिंग करेंगे तो आपको बताएंगे, बट आपको आगे बढ़ने से पहले कुछ स्टैंडर्ड कर्व जो हम मान के चलते हैं कि जैसे sin x आपको पता होना चाहिए, cos x आपको पता होना चाहिए। कल जैसे एक क्वेश्चन था sin x इक्वल टू हाफ, जब सब सर कर रहे थे तो वो अंडरस्टूड था कि sin x की, अब मैं वो sin की वैल्यू हाफ कब होती है तो मैं बोल के बताऊंगा sin π/6 होती है। स्टूडेंट वो इतना अंडरस्टूड है। उसी टाइप से कुछ स्टैंडर्ड कर्व है, ज़्यादा नहीं। हमारे पास जो 15 या 16 जो स्टैंडर्ड कर्व्स हैं मैं सिर्फ वही बनाऊंगा, और बाकी उनसे जो बनने वाले कर्व्स हैं वो बनाएंगे। बाकी कर्व ट्रेसिंग में हम देखेंगे कि कैसे कोई भी कर्व कैसा बनता है, उसके लिए जो सारे स्टेप्स होते हैं जिसमें सिमेट्रिसिटी देखी जाती है और सब कुछ देखा जाता है वो कैसे कैसे है, कॉन्केविटी, कन्वेक्सिटी, वो सब देखा जाता है। अदरवाइज जो स्टैंडर्ड कर्व है अगर मैं उनकी बात करूं, जैसा x², x³, mod x, ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट, sin x, cos x, tan x, हम उनकी बातें कर रहे हैं केवल। जो हम मान के चलते हैं कि जैसे 11-12 से बच्चा आगे निकलता है तो कहा जाता है कि भाई इतने कर्व तो अब सीख लो, ये एक मतलब नॉर्मल इतना तो पता होना चाहिए। बाकी उसके बाद फिर हमारी स्टडी स्टार्ट होती है। जैसे fx बराबर x³ है, अब आप देखिए fx बराबर x³ है। अब मैंने क्या किया स्टूडेंट, 0 पुट करने पे 0, 1 पुट करने पे 1, 2 पुट करने में 2, कुछ ऐसा आ रहा है। तो स्टूडेंट्स इसका वैसे भी एक स्टैंडर्ड कर्व है और इसका डोमेन जो है पूरा R है, क्योंकि आप कुछ भी पुट कर लीजिए ये इसकी हमेशा कोई ना कोई वैल्यू आपको मिलेगी। और रेंज देख लीजिए, एज क्योंकि पॉलिनोमियल है तो कॉन्टिन्यूस होगा मतलब कहीं ब्रेक नहीं हो रहा है। और एज एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी दिस इज टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी, एज एक्स टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी दिस इज टेंडिंग टुवर्ड्स माइनस इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी टेंड करता हुआ इन्फिनिटी पे जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी को टेंड करता हुआ माइनस इन्फिनिटी पे जा रहा है, और फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, कहीं ब्रेक हो नहीं रहा है, तो इसीलिए ये थ्रू आउट माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी चलता हुआ दिख रहा है। बाकी यहाँ पर जो आपका कंसेप्ट लग रहा है वो मैक्सिमा और मिनिमा का लग रहा है कि ये कर्व इसी टाइप का क्यों है, मैक्सिमा है कि मिनिमा है, ये उसका कंसेप्ट लग रहा है। सो अब आप देखें 4th वन, मॉडुलस फंक्शन। स्टूडेंट इसे हिंदी में कहते थे मापांक फलन, जो कि कुछ ऐसा होता था fx इज इक्वल टू मॉड x। और अगर आपको ध्यान हो तो मैं मॉड की डेफिनेशन आपको बता दूं, व्हाट इज मॉड 5 स्टूडेंट, दैट इज इक्वल टू 5, ऐसा होता था। और अगर आप मॉड -5 करते थे तो क्या आता था, दिस इज अगेन इक्वल टू 5। यानी मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी अगर पहले ही 0 या 0 से बड़ी है तब तो वही आ जाता था, और अगर मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी लेस देन 0 है तो जो अंदर वाली क्वांटिटी है उसका नेगेटिव हो जाता था, कुछ ऐसा। मेरे कहने का मतलब है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मॉड x। अगर मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी पहले ही 0 या 0 से बड़ी है तब तो ये मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी ही आ गई, और मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी अगर नेगेटिव है तो इस नेगेटिव क्वांटिटी का नेगेटिव लग जाता है।
अगर x नेगेटिव है -5 है तो माइनस ऑफ -5 आपका आंसर आता है, ऐसा। और मॉड x का ग्राफ कैसा होता है देख लीजिए स्टूडेंट्स। fx इज इक्वल टू x, यानी y बराबर x का ग्राफ हमने बनाया था, कुछ ऐसा होता है। बट ये ग्राफ कब बनेगा? व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये ग्राफ तब एप्लीकेबल है जब x 0 या 0 से बड़ा है। तो लेफ्ट साइड वाला हमने मिटा दिया। fx इज इक्वल टू -x, fx इज इक्वल टू -x का ग्राफ ये रहा। fx इज इक्वल टू -x, बट ये ग्राफ कब है? व्हेन x इज लेस देन 0, जब x 0 से कम है। तो यहां का मिटा दीजिए। ये डेफिनेशन तब है जब x 0 या 0 से बड़े हैं। ये डेफिनेशन कब है fx की? fx बराबर -x कब होगा? जब x 0 से कम होगा। सो दिस वन इज द ग्राफ ऑफ fx इज इक्वल टू मॉड x। दूसरी बात है, आप देख लीजिए, चाहे यहां पर 5 रखें तो भी वही वैल्यू है, -5 रखे तो भी वही वैल्यू है, यानी f ऑफ -x बराबर f ऑफ x। तो ये इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन कैसा होता है? जैसा y एक्सिस के राइट साइड में है, जैसा पॉजिटिव x में है, बिल्कुल नेगेटिव x में वैसा ही होता है। इवन फंक्शन की डेफिनेशन हमने कल पढ़ी थी, f ऑफ -x शुड बी इक्वल टू f ऑफ x। जो x पुट करके आएगा -x पुट करके भी वही आएगा। तो अगर ये पता लग गया है कि ये इवन फंक्शन है तो इसके राइट साइड में जितना जैसा कर्व बनेगा लेफ्ट साइड में वैसा ही बनेगा। इंटीग्रेशन करते वक्त अगर आपको एरिया निकालना हो -π टू π, 0 से π जैसा होगा, -π से 0 भी वैसा ही होगा अगर फंक्शन इवन है तो। सो इसके डोमेन क्या है? पूरा R, कुछ भी पुट कर दीजिए आपको आउटपुट मिलेगा। हमने फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ी थी, फंक्शन इज ए मशीन इन विच इनपुट इज कॉल्ड डोमेन एंड आउटपुट इज कॉल्ड रेंज। जो आप पुट कर सकते हो दैट इज कॉल्ड डोमेन। तो यहां डोमेन क्या हुआ स्टूडेंट्स? डोमेन इज होल R। व्हाट इज रेंज? 0 टू इन्फिनिटी। तो आपका रेंज क्या आ रहा है स्टूडेंट्स? 0 टू इन्फिनिटी और नॉन नेगेटिव रियल नंबर, चाहे ऐसा लिख दें और चाहे ऐसा लिख दें। दिस वन इज क्लियरली एन इवन फंक्शन। सो नोट कर लें, एक्स स्क्वायर एक बार ये नोट कर लें, फिर एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है वो बता देते हैं। सो ऐसा लग रहा है कि ऑनलाइन का फ़ायदा है, तुम सब फ़ायदा ऑनलाइन का ही उठा रहे हो, क्योंकि क्लास में इतने क्वेश्चन नहीं आते थे। यहाँ तो अब हर लाइन के बाद क्वेश्चन है ही, ऐसा एक्सपेक्ट कर ही नहीं हम वैसे। तो हाँ बिल्कुल सही है, मॉड x कैन ऑल्सो बी रिटन एज अंडर रूट ऑफ ज़्यादा ऊपर मत लिखें, हाँ वो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। सो स्टूडेंट नेक्स्ट वन, मॉडुलस फंक्शन और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमें इंटीग्रेशन में बहुत चाहिए। ग्रेटेस्ट और फ्लोर, फ्लोर का मतलब ये जमीन की बात कर रहे हैं, फ्लोर इंटीजर फंक्शन। स्टूडेंट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्लोर इंटीजर फंक्शन की बात हम अब कर रहे हैं, और देखिए इट इज डिनोटेड बाय दिस वे। नॉर्मली ऐसा यूज किया जाता है, बट जो दूसरा नोटेशन है वो काफ़ी मदद कर देता है हमारी नीचे वाली वैल्यू। तो ये कैसे डिफाइन किया जाता है स्टूडेंट? ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर इसकी वैल्यू हमेशा एक इंटीजर होती है। ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू एक्स बट ग्रेटर देन
x माइनस 1। सो ग्रेटेस्ट इंटीजर x कैसा फंक्शन होता है स्टूडेंट? दिस ऑलवेज गिव्स मी इंटीजर विच इज लेस देन और इक्वल टू x बट इज ऑलवेज ग्रेटर देन x माइनस 1। यानी अगर x पहले से ही इंटीजर है, अगर x ऑलरेडी इंटीजर है, तब तो ग्रेटेस्ट इंटीजर उसके इक्वल ही जो इंटीजर होगा वो होगा, वरना x से लेस वाला जो इंटीजर होगा वो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू आती है। जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर आपसे पूछा जाए 5.73, क्या 5.73 इंटीजर है? नहीं, ये इंटीजर नहीं है। तो 5.73 से लेस वाला इंटीजर कौन सा है? 5। क्या 5 एक इंटीजर है? बिल्कुल है। तो वही x के इक्वल या x से लेस देन वाला जो इंटीजर होगा। -5.73, क्या -5.73 इंटीजर है? नहीं, तो इससे जो छोटे वाला इंटीजर है वो वैल्यू आ जाएगी। यानी कुछ ऐसा कर्व बनता है इसका। अब आप देखिए, x को अगर मैं 0 पुट करूं तो 0 इज एन इंटीजर, 0 का आउटपुट 0 आएगा। 0.1 इंटीजर नहीं है बट उसका आउटपुट क्या आएगा? 0, क्योंकि 0.1 से छोटे वाला इंटीजर कौन सा होता है? 0। ऐसे 0.9 पुट करेंगे तो 0.9 इंटीजर नहीं है, तो छोटे वाला इंटीजर क्या है? 0। और आप 1 के 1 माइनस एप्सिलन कुछ भी ले लें, एप्सिलन जितना मर्जी छोटी क्वांटिटी ले लें, अगर उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर करते हैं तो वो हमेशा क्या मिल जाएगा? 0। और जैसे ही 1 पुट करते हैं तो वो इंटीजर आ जाएगा, उसकी वैल्यू 1 आएगी। यानी 0 से 1 तक, 1 को मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूं, एक्सक्लूड कर रहा हूं, 0 से 1 तक कुछ भी पुट कर दीजिए, y इज ऑलवेज इक्वल टू 0। 1 पुट करते ही वैल्यू आ गई 1। 1.1 की वैल्यू भी 1, क्योंकि 1.1 इज नॉट एन इंटीजर, तो उससे छोटे वाला जो इंटीजर है। और 1 से 2 तक कुछ भी पुट करें, आपका आउटपुट हमेशा क्या रहेगा? 1। 1.9 पुट करेंगे तो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर उसका क्या आएगा? 1 आएगा। और जैसे 2 पुट किया, आपका आउटपुट आ गया 2। लाइक दिस। लाइक दिस, -1 -2। सो कुछ इस टाइप का फंक्शन होता है। सो अब आप देख लीजिए, ये इसका डोमेन क्या होता है? होल आर। कुछ भी पुट कर दीजिए, आपको आउटपुट मिलेगा। व्हाट विल बी इट्स रेंज? इसका रेंज क्या है? हमेशा एक इंटेग्रल पॉइंट होता है। 0 से 1 तक कुछ भी पुट कीजिए, आपको आउटपुट हमेशा 0 ही मिलेगा। 1 पुट करते ही 1 आ गया, और 1 से 2 कुछ भी पुट कीजिए, आपको आंसर हमेशा 1 मिलेगा। 2 पुट करते ही 2 आ गया। लाइक दिस। Z stands for integers. In German language, numbers are called Zahlen. So student, is this one is an odd function or even function or neither odd nor even? ये कैसा फंक्शन है? क्या ये ऑड फंक्शन है, क्या ये इवन फंक्शन है, या ये ऑड इवन कुछ भी नहीं है? एक स्टूडेंट ने कहा है ऑड फंक्शन है, एक दो और बता दें। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट ऑड कर रहे हैं, बहुत ऑड लग रहा है मुझे भी। तो देखो, मुझे भी बड़ा ऑड लग रहा है कि तुमने ऑड क्यों बोला है? नीदर ऑफ देम। अच्छा, हाँ, इसने बोला नीदर ऑफ देम। देखो, इवन तो क्लियरली नहीं है, क्योंकि इवन होता है दैट इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। वो y एक्सिस के अबाउट जैसे cos x देखा था, दोनों तरफ एक जैसा। ऑड फंक्शन में क्या कहता है? सिमेट्रिक अबाउट ऑपोजिट क्वाड्रेंट। अगर आप ग्राफिकली भी देखना चाहें तो स्टूडेंट्स, अगर ये इस टाइप का है तो इसकी ऑपोजिट क्वाड्रेंट में इमेज बनती यहाँ, 1 यूनिट राइटवर्ड एंड 1 यूनिट अपवर्ड, तो 1 यूनिट लेफ्टवर्ड 1 यूनिट यहाँ, तो ऐसा बनता। सो ना ही ये ऑड है ना ही इवन है। फिर भी आप डेफिनेशन से चेक करना चाहते हैं तो देखिए कैसा था, f of minus x should be equal to minus fx if function is an odd function। तो देखिए, सपोज कीजिए मैंने x ले लिया 5.3। मैं पॉइंट्स में क्यों ले रहा हूं? क्योंकि इसका सारा इफेक्ट जो है वो पॉइंट्स में नजर आता है। तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड क्या हुआ? जहां मेरा fx ग्रेटेस्ट इंटीजर मुझे दे रखा है, तो f ऑफ -5.3, तो -5.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हुआ? -6।
राइट हैंड साइड माइनस तो बाहर लगाया हुआ है इन्होंने, f ऑफ 5.3, f ऑफ 5.3 का मतलब 5.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर दैट इज 5, और एज एक्सपेक्टेड 1 यूनिट का अंतर पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि यहां देखिए जो इसकी अगर ऑड होता तो इसकी इमेज यहां आती, जो कि 1 यूनिट का फर्क पड़ रहा है, इसकी इमेज यहां आती, क्योंकि इसके जस्ट क्या हो रहा है, ये 1 यूनिट राइटवर्ड एंड 1 यूनिट अपवर्ड। अगर आप ग्राफिकली देखना चाहते तो, अदरवाइज आप थ्योरेटिकली तो ऐसे ही देखेंगे कि फंक्शन ऑड है कि नहीं। इज एफ ओ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स और नॉट? अगर ऐसा है तो फंक्शन ऑड हो गया, अदरवाइज ऑड नहीं है जी। ओके, सो नीदर ऑड नॉर इवन जिसने बोला था वो बिल्कुल सही बोला था, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, वो भी सही है, कुछ नहीं हुआ। सो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसका डोमेन आर है, रेंज इंटीजर्स है, दिस वन इज नीदर ऑड नॉर इवन, ना ये ऑड है ना ही ये इवन है। स्टूडेंट नेक्स्ट वन रब कर दूं, रब कर दिया जाए ना। नेक्स्ट वन इज स्टूडेंट्स लीस्ट इंटीजर फंक्शन। जैसा कि मैंने आपको बताया था, कितने हो गए, 5 हो गए क्या, चलो। लीस्ट इंटीजर फंक्शन और इसी फंक्शन का दूसरा नाम है सीलिंग इंटीजर फंक्शन। एक स्टूडेंट कह रहा है कि नेटवर्क मतलब आवाज़ सही नहीं आ रही नेटवर्क का, तो सुबह से फेसबुक और व्हाट्सएप थोड़ा कम चलाया करें या थोड़ा डाटा प्लान चेंज करें। सीलिंग इंटीजर फंक्शन, नाम से ही पता लग रहा है, सीलिंग मतलब छत, कहते नहीं सीलिंग फैन, यानी जो छत पे लगा है फैन, तो ये ऊपर वाली वैल्यू लेता है। इसकी नोटेशन ऐसी होती है, इसकी नोटेशन कुछ ऐसी होती है, सीलिंग इंटीजर फंक्शन, और ये वैल्यू क्या लेता है, ये ऊपर वाली वैल्यू ले लेता है। दैट मीन्स व्हाट इज सीलिंग इंटीजर फंक्शन, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स, ये x से बड़ा होता है या x के बराबर होता है। अब आप देखिए, जैसे एक बार मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूं, आप भी अपने खुद बनाइए एक बार, फिर मैं बना रहा हूं, खुद ड्रॉ करके देखिए, खुद ड्रॉ करके देखें अपनी कॉपी में सीलिंग इंटीजर कैसा होगा। इट विल टेक इंटीजर वैल्यूज, केवल और केवल इंटीजर वैल्यूज लेगा। और अभी ध्यान से पढ़ोगे तो एक बेनिफिट और हो जाएगा, जब फंक्शन पढ़ाया जाएगा आपको तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ भाई हमें कुछ फंक्शन तो आता ही है, तो आप में वो जो पॉजिटिविटी है, एक होता है ना क्लास में बैठे पहले कुछ नहीं आता, जीरो है, जी। सो जीरो पुट करके, जीरो इज इंटीजर तो जीरो पुट करके जीरो, स्टूडेंट 0.1 का आंसर 0, 0.1 का आंसर 1, सॉरी ऊपर वाला इंटीजर लेगा ये वैल्यू, और 0.1 से लेकर आप 0.9 पुट करेंगे, 0.9 में भी आंसर क्या आएगा, नेक्स्ट इंटीजर आ जाएगा, दैट इज नॉट एन इंटीजर, 0.9 इज नॉट एन इंटीजर, तो उससे ऊपर वाला इंटीजर x से बड़े वाला इंटीजर जो होगा, तो 0.9 का आंसर भी 1 हो जाएगा, और अप टू 1 तक आंसर 1 है, और जैसे ही 1 के ऊपर गया आंसर आ गया 2, लाइक दिस। कुछ ऐसा, ये कुछ ऐसा बनने वाला है, और आप जैसे ही 0 से छोटा पुट करेंगे -0.1, तो सीधा आंसर कितना आ जाएगा, -1, कुछ ऐसा, सॉरी आपका क्या है, सीलिंग इंटीजर फंक्शन है, सॉरी आपने -0.1 पुट किया तो उससे बड़ा क्या होगा, 0, आप -1 तक कुछ भी पुट कर लीजिए, आपका आंसर हमेशा क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। देन अगेन लाइक दिस, सो दिस इज हाउ सीलिंग इंटीजर फंक्शन वर्क्स।
on the graph of ceiling integer function. Again domain is same, again range is same, continuous नहीं है, कहाँ ब्रेक हो रहा है, इंटीजर्स पे, 1 का लेफ्ट हैंड लिमिट, 1 का राइट हैंड लिमिट, रेंज क्या है, इंटीजर, नीदर ऑड नॉर इवन, नीदर ऑड नॉर इवन, ना ये ऑड है ना ही ये इवन है। बिल्कुल सही है, लेस देन x प्लस 1, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने सोचा था कोई बोलेगा कि नहीं। 7 स्टूडेंट फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, स्टूडेंट पॉजिटिव रियल नंबर के लिए तो मैं कह सकता हूं कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला पार्ट जो छोड़ देता है ना एक्स में, वो बचा हुआ पार्ट समझ लो ये फ्रैक्शनल पार्ट है। इट इज डिनोटेड बाय दिस वे, इट इज डिनोटेड बाय दिस वे, एंड बाय डेफिनेशन ये क्या होता है स्टूडेंट, एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट एक्स, ऐसा, यानी x में से उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला पार्ट हटा दिया जाए तो वो क्या बन जाता है, फ्रैक्शनल पार्ट। सो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर है। एक बार इसका ग्राफ बना के देखें, ट्राई करें, आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर पता है, x के बारे में पता है, 0 से 1 तक इसकी डेफिनेशन चेंज होती रहती है। एक बार ट्राई करो, हो जाए तो 2 मिनट बाद मैं कर दूंगा, हो जाए तो यहां लिख देना डन, फिर उसके बाद मैं बनाऊंगा और चेक कर लीजिएगा। वो तो मैं नहीं एक्सपेक्ट करता कि आप मैसेज में बना के दिखाओगे मुझे। डन, बड़ी जल्दी डन हो गया। करली ब्रैकेट में x है, ये इसके अंदर ये x लिखा है, x नहीं पहचाना जा रहा क्या, करली ब्रैकेट में x है, मतलब इसे हम कहते हैं फ्रैक्शनल पार्ट x। तो फ्रैक्शनल पार्ट x इज डिनोटेड इन दिस वे एंड दिस इज इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। तो इसका एक बार ग्राफ बना के देखें क्या आता है, कैसा आता है ग्राफ, ग्राफ कैसे बनेगा इसका स्टूडेंट्स। अब आप देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं फ्रैक्शनल पार्ट की बात करूं ग्राफ बनाने से पहले, अगर x 0 से 1 के बीच में है तो आप जानते हैं इफ x लाइज बिटवीन 0 to 1 देन ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज 0। 0 से 1 तक कुछ भी पुट कर लीजिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 0 होगी। 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, 0.1 का 0.1 इंटीजर नहीं है तो छोटे वाला इंटीजर 0, 0.999 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, इंटीजर नहीं है तो 0, तो ये सबका 0, तो x माइनस 0 इज x। अगर x 1 और 2 के बीच में है तो इसकी वैल्यू क्या होती है 1, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 इज 1, 1 से बड़ी कोई भी वैल्यू पुट करें 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में 1.2 पुट करें तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर भी क्या आता है 1 आता है। सो ये बिकम x माइनस 1। 2 से 3 तक करें तो x माइनस 2, x माइनस 2, और यहां पर -1 से 0 तक करें तो -1 पुट करें तो ग्रेटेस्ट इंटीजर -1, -0.1 करें तो -0.1 इंटीजर नहीं है तो छोटे वाला इंटीजर क्या हो जाता है -1, 0 नहीं -1, तो x माइनस -1 इज x प्लस 1। तो ये कुछ ऐसा हमारे पास फंक्शन है।
ये हमारा फंक्शन कुछ ऐसा है। फ्रैक्शनल पार्ट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कुछ ऐसा है। और अगर मैं ग्राफ्स की बात करूं तो देखिए स्टूडेंट, y इज इक्वल टू एक्स, एफ एक्स की वैल्यू x होगी, एफ एक्स की वैल्यू x है, बट ये वैल्यू कब है? व्हेन x लाइज बिटवीन 0 to 1, व्हेन x लाइज बिटवीन 0 to 1। और आप देखिए 0 पे 0 है और 1 पे वैल्यू 1 की तरफ अप्रोच कर रही है, और क्योंकि ये सारे के सारे पॉलिनोमियल हैं तो कॉन्टिन्यूअस तो होंगे, तो 0 से 1। अब 1 के आगे डेफिनेशन चेंज है जो कि इसकी है, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। इस ग्राफ को बनाएं तो व्हेन x इज 0 y इज माइनस 1, व्हेन y इज 0 x इज 1। तो ये कुछ ऐसा है, बट ये ग्राफ कब एप्लीकेबल है? व्हेन x रन्स फ्रॉम 1 to 2, और 2 पे वैल्यू क्या है? 1 पे वैल्यू 0, ये देखिए एज एक्सपेक्टेड। 2 पे वैल्यू 2 माइनस 1 इज 1, 2 पे अगेन वैल्यू 1। तो ये रहा इसका कर्व। इन द सेम वे थर्ड बनाओगे जो कि ऐसा बनेगा, फोर्थ बनाओगे जो कि ऐसा बनेगा, एंड लाइक दिस। सो दिस वन इज द ग्राफ ऑफ fractional part of x, 0 minus 1 minus 2। so ऐसा कुछ। स्टूडेंट इसका डोमेन क्या है? आप कुछ भी पुट कर रहे थे आपको आउटपुट मिल रहा था, चाहे आप 0.9 पुट कर रहे थे तो भी आपको कोई वैल्यू, 0 से 1 तक कुछ भी पुट कीजिए उसके अकॉर्डिंग वैल्यू आ जाएगी। 1 से 2 के बीच में ये वाली डेफिनेशन लग जाएगी। तो इसका डोमेन क्या है स्टूडेंट्स? होल आर। इसका रेंज क्या है? रेंज क्या है? 0 से लेकर 1 तक चल रहा है रेंज, क्लोज्ड ओपन इंटरवल 0 to 1। स्टूडेंट क्या ये ऑड फंक्शन है कि इवन? एक बार बताएं, क्या ये ऑड फंक्शन है कि इवन, या नीदर ऑड नॉर इवन? नीदर इवन नॉर ऑड। कहाँ बोला है? अच्छा, एक स्टूडेंट ने कहा है कि सर ग्राफ बताएं। चलो ग्राफ बताए थे स्टूडेंट्स। मैंने क्या बोला है? डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यूज पुट करके कुछ ऐसा आ गया। अब मुझे बनाना था ग्राफ। ये देखिए, ये है y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 का ग्राफ बनाएं। x को 0 पुट किया तो y माइनस 1, और y को 0 पुट करो तो x 1, और इनको ज्वाइन कर दें। y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 का, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 का। और कोई कहे सर ये ग्राफ भी कैसे बनाए? तो भाई x को 0 पुट करे, जैसे हम छोटी क्लासेस में करते थे, x को 0 पुट करो, उसके कॉरस्पॉन्डिंग y आया, y को 0 पुट किया x आया, और उन दोनों को ज्वाइन कर लीजिए। स्टूडेंट ओनली 2 कंडीशंस आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म या टू ड्रॉ लाइन। केवल 2 कंडीशन चाहिए किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए, या 2 पॉइंट्स चाहिए उसकी लाइन फॉर्म करने के लिए। तो कुछ ऐसा। अब आप देखिए, अब मैं क्या कह रहा हूं, अब ये मेरा लाइन है, बट उन्होंने क्या कहा है? जब x 0 से 1 है, जब x 0 से 1 है तो मेरी डेफिनेशन ये लगेगी y बराबर x। तो y बराबर x जब 1 था तो आपकी वैल्यू 1 आई, तो इसके आगे तो ग्राफ चलेगा ही नहीं, क्योंकि 1 से आगे जब आपने पुट किया तो y बराबर x का कोई रोल नहीं है। y बराबर x व्हेन x लाइज बिटवीन 0 to 1, जब x 0 से 1 के बीच में है तब ये ग्राफ है। तो कुछ ऐसा, और 1 पे भी नहीं है। और जब x 1 से 2 तक हुआ, ये पॉइंट आएगा 2 वाला, जब x 1 से 2 तक हुआ तो आपकी डेफिनेशन y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 तक हुई। तो 1 से 2 तक पुट करेंगे तो ग्राफ ये रहा, 2 पे वैल्यू ये रही। तो यानी 1 से पहले वाला ग्राफ हटा दीजिए और 2 के बाद वाला हटा दीजिए।
जब x 2 से 3 हुआ तो y बराबर x माइनस 2, तो कुछ ऐसा, सॉरी y इज इक्वल टू x माइनस 2, 2 से 3 तक, 3 पे वैल्यू क्या आई है, और आप देख रहे हो 3 पे इसकी वैल्यू भी 1 को टेंड कर रही है। जैसे जैसे x 2 जा रहा है ये 1 की तरफ जा रहा है, तब सबकी वैल्यू देखो 1 की तरफ है। और इस टाइप से मैं सबको बनाता गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बताओ, पूछो एक बार। ये स्टूडेंट्स इक्वेशन बनाई मैंने और वहां तक बिल्कुल आपको कर्व्स आने चाहिए, बट ये स्टैंडर्ड कर्व्स है स्टूडेंट्स। जब बाद में होगा तो आपको बिल्कुल आपको स्टेप्स बताए जाएंगे कैसे कैसे ग्राफ बनता है, बट इसका कर्व भी इनसे इन लाइंस को बनाइए। और ये देखिए x 0 से 1 है, तो मतलब ये वाली डेफिनेशन, ये वाला कर्व ऐसा तब होगा, फंक्शन f(x) इक्वल टू x के बराबर तब होता है जब x 0 से 1 के बीच में होता है। इसके बाद y बराबर x नहीं है, इसके बाद अलग डेफिनेशन आ जाती है f(x) की, और 2 के बाद अलग डेफिनेशन आ जाती है। तो डेफिनेशन चेंज हुई तो बार बार लाइन चेंज होती गई। हाँ बोलिए। स्टूडेंट मैंने बताया था ना आपको, आप पहले देखिए मैंने क्या फंक्शन में क्या लिखाया था, अलजेब्राइक फंक्शन, ट्रांसीडेंटल फंक्शन, पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन, पीस वाइज टुकड़ों में परिभाषित, पीस वाइज डिफाइंड। अलजेब्राइक में कौन से आएंगे, रैशनल फंक्शन, इररेशनल फंक्शन एंड पॉलिनोमियल्स। ट्रांसीडेंटल में कौन से आएंगे, मैंने क्या बोला था, ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल। एंड दीज आर पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर, लीस्ट इंटीजर, सिग्नम फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट। क्या -4.5 पे इवन आ गया, मतलब मैं समझा नहीं, एक मिनट, कौन आ गया इवन? ये फ्रैक्शनल पार्ट वाला फंक्शन -4.5 के लिए इवन आ गया। -4.5 के लिए इवन कैसे आता है, वो तो हर x के लिए होता है ना। f ऑफ -x शुड बी इक्वल टू, आप इसी क्वेश्चन की बात कर रहे हो ना? हाँ स्टूडेंट, इसी क्वेश्चन की बात कर रहे हो? हाँ पुष्पेंद्र बोलिए, आपने कहा सर चेक फॉर -4.5, इसी क्वेश्चन की बात कर रहे हो। -4.5 के लिए क्या चेक करें? आपका इवन फंक्शन का मतलब है f ऑफ -x इज इक्वल टू f ऑफ x, f यानी हर x के कोरस्पॉन्डिंग जो फंक्शन की वैल्यू आ रही है -x के कोरस्पॉन्डिंग भी वही आनी चाहिए। अगर ये फंक्शन इवन होता, पहले ग्राफिकली सुन लो, तो ये अगर ऐसा है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग ये ग्राफ ऐसा होता, ये अगर ऐसा है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग ग्राफ ऐसा होता, ये अगर ऐसा होता उसके कोरस्पॉन्डिंग ग्राफ ऐसा होता। सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, y एक्सिस के दोनों, जैसा cos x में था, y एक्सिस के दोनों तरफ एक जैसा, अगर वो इवन होता तो। ये ऐसा कहां है? अब आप दूसरी बात कर रहे हो, अब अगर दूसरी बात करूं तो अब आपने कहा कि चेक कीजिए, तो 4.5 पुट करें तो क्या आ रहा है स्टूडेंट्स? बिल्कुल सही कहा, 4.5 पुट करके वही आ रहा है जो -4.5 पुट करके आ रहा है। वेरी गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उससे क्या हुआ, एक पॉइंट में, बिल्कुल एक पॉइंट में उसके कोरस्पॉन्डिंग वो वैल्यू आने से इवन नहीं कहलाएगा। बट ठीक है, आपने एक क्वेश्चन पूछा कि सर -4 जो मन में ऐसे डाउट है तो पूछ लीजिए, बिल्कुल, क्योंकि अगर आप f ऑफ 4.5 करते, क्योंकि वही हाफ हाफ आना है दोनों तरफ से, तो इसका मतलब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 4.5, तो क्या होता, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, जो कि क्या बनता 0.5। स्टूडेंट ने ये पूछा था सर अगर मैं x को -4.5 ले लूं तो x क्या हुआ, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -4.5 इज -5 विच इज इक्वल टू 0.5। बिल्कुल पुष्पेंद्र, 4.5 और -4.5 में वैल्यू सेम आ रही है,
बट अगर मैं इसे इवन क्लेम कर रहा हूं, इसका मतलब हर x पर जो फंक्शन की वैल्यू है उसके कोरस्पॉन्डिंग माइनस x पर भी वही फंक्शन की वैल्यू होनी चाहिए, तभी तो दोनों तरफ ऐसा कर रहा हूं एक साथ। जैसा कि आप अगर एक बार 0.1 और -0.1 के लिए देख लीजिए, वो ऐसा नहीं होगा। आप किसी और पॉइंट के लिए चेक कर लीजिए जिसमें 0.5 ना लिखो, तो चेक करके देखो, अभी पता लग जाएगा। 0.5 -4.5 क्या -1.5 करोगे तो भी सेम आ जाएगा, क्योंकि दोनों उल्टे चल रहे हैं एक तरह से, मगर बीच दोनों का सेम है। ठीक है। हाँ पुष्पेंद्र, अब सही है पुष्पेंद्र? अच्छा, एक स्टूडेंट ने ही आंसर दे दिया है। पुष्पेंद्र आप -0.7 पर चेक करो। हाँ वही तो, स्टूडेंट भी एक दूसरे के अच्छे टीचर होते हैं। क्लियर हो गया? थैंक यू पुष्पेंद्र। तो ग्राफिकली भी आपको पता होना चाहिए कि इवन होगा तो किस टाइप से होगा। ऑड में जैसे आपने अभी ग्रेटेस्ट इंटीजर में गलती कर रहे थे, यहाँ पर इवन में तो क्लियरली दिख रहा था, उसमें तो गलती नॉर्मली कई बार स्टूडेंट कर लेते हैं स्टार्टिंग में, बट एंड तक 6 महीने के बाद आप अलग ही होगे। सो 7th, अब कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है हमारे पास जिनका हमें पता होना चाहिए, और कल आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आया था और आप पूछ रहे थे बार बार, तो आज देखते हैं क्या होता है। साइन एक्स, साइन, अच्छा स्टूडेंट एक मिनट, साइन एक्स बनाने से पहले आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स किया था। स्टूडेंट व्हाट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x? ग्रेटेस्ट इंटीजर x की शक्ल में इसकी वैल्यू लिखें। व्हाट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x? क्या होगा? अब आप देखिए स्टूडेंट्स, अगर मेरा x इंटीजर है, अगर मेरा x इंटीजर है, वहीं लिख दीजिए ग्रेटेस्ट इंटीजर के साथ ही, अगर मेरा x इंटीजर है सपोज 5, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -5 क्या होता है? -5, जो कि ऐसा ही हो जाएगा। ये इंटीग्रेशन में आ सकता है, क्योंकि इंटीग्रेशन में मुझे शीट का एक क्वेश्चन याद आ रहा है अपनी वाली, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -cot x लाइक दिस, और इंटरवल कुछ दिया होगा। छोटी छोटी ये प्रॉपर्टीज, अगर x इंटीजर नहीं है तो क्या होगा, बता दीजिए। अगर ये x इंटीजर ना हो तो क्या होगा, सोच के बताएं। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के बारे में एक बार सोच लें, पॉइंट्स में लिया करें ताकि आप ज्यादा क्लियर रहो। खैर ये तो इंटीजर नहीं है, ये तो पॉइंट्स में ही लेना पड़ेगा। मुझे बता दें एक बार, बिल्कुल अलग अलग कंडीशन के हिसाब से होगा। -1 कौन कह रहा है भाई? ये अगर x इंटीजर ना हो, अगर मैं पॉजिटिव लेके देखूं, देखिए स्टूडेंट्स, x अगर मैं 5.6 लेता हूं तो -5, तो देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर x का मतलब तो होता है 5, तो इसका मतलब है -6, -5.6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -6, जबकि ये क्या बना -5 एंड -5 और -1। नाउ यू कैन ऑल्सो चेक फॉर नेगेटिव, नेगेटिव इंटीजर के लिए चेक कर लें, नेगेटिव नॉन इंटीजर के लिए चेक कर लें, x कुछ भी पुट कर लें, -4.3 लाइक, चेक करके देखें वेदर दिस प्रॉपर्टी होल्ड्स और नॉट। ये प्रॉपर्टी एक बार चेक करके देख लें सभी। बिल्कुल सही लिख रहे हैं स्टूडेंट्स, जवाब अच्छा दिया। ये काम की है। मैं किसी 1 on 2 फंक्शंस पे नहीं जाऊंगा, सिर्फ जो मुझे चाहिए इंटीग्रेशन में, ताकि मुझे ये ना बोलना पड़े कि ये आप जानते ही हो। ये मैं ताकि ये बोल पड़ूं, हाँ ये मैंने ऐसा बताया था कुछ। बढ़ूं आगे। अच्छा स्टूडेंट्स, एक चीज देखें,
नहीं हो सकता। आप एक बार चेक करके देख लें खुद, ये हो सकता है कि नहीं। कभी माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इसके बराबर कैसे होता है, आप खुद देखो। माइनस बाहर है के अंदर, अब आप देखिए, आपने 5.6 रखा है, ये तो बन गया -6। बिल्कुल आपने कहा 5.6 सर, ये बिल्कुल ठीक हो गया सही। अच्छा ये हो गया। अब अगर आप पॉजिटिव में रखते हो, नेगेटिव में रखते हो, तो क्या हो जाएगा? -4.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये 4.3 का 4, -4.3 + 1 मतलब -3.3, -3.3 का 4। हाँ सही है, बिल्कुल नहीं हो सकता है, कोई इशू नहीं है इसमें भी। बट ऐसे में आपको शायद कैलकुलेशन करने में वहाँ नहीं, ठीक है अंदर है, कोई इशू नहीं है, चल जाएगा ये भी। क्योंकि आप देखिए दोनों वैल्यू बिल्कुल सेम आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। आप ऐसा भी लिख सकते हैं, आप एक एक वैल्यू चेक करके देख लीजिए, बिल्कुल सेम आएगी, एक पॉजिटिव के लिए और एक नेगेटिव के लिए, दोनों बिल्कुल सेम आ रहे हैं, चल सकता है। स्टूडेंट साइन एक्स देखिए, आप सिंपली कोई भी ऐसा लगे, कोई भी ऐसी नोटेशन लगे तो आप उसको एक बार वेरीफाई करके देख लिया कीजिए। आप देखिए साइन की वैल्यू कैसी होती है स्टूडेंट, हर π/2 के बाद या तो ये 0 वैल्यू लेगा या मैक्सिमम या मिनिमम। देखो 0 पे 0, π/2 पे मैक्सिमम दैट इज 1, पाई पे फिर 0, 3π/2 पे मिनिमम, 2π पे 0, 5π/2, 3π, -π/2, -π, -3π/2 लाइक दिस। तो स्टूडेंट साइन एक्स का डोमेन क्या है, मैंने आपको पहली बार बोल चुका हूं सीधी लैंग्वेज में। वैसे हमने जो लिखवाई थी फंक्शन की डेफिनेशन वो तो ऐसी थी, लेट एक्स एंड वाई आर टू नॉन एम्प्टी सेट, देन एफ इज ए रूल विच एसोसिएट एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स टू अ यूनिक एलिमेंट ऑफ वाई। बट हम नॉर्मल वे में हम क्या बोल रहे थे, फंक्शन इज ए मशीन इन विच इनपुट इज कॉल्ड डोमेन, जो मैं पुट कर सकता हूं, यानी एक्स के कॉरस्पॉन्डिंग क्या वैल्यू पुट की जा सकती है। फिर बाद में हम डोमेन निकालने को स्पेशल फंक्शन के एक बार छोटे मोटे डोमेन निकाल के भी चेक कर लेंगे। तो देखिए डोमेन क्या है, यहां पर देखिए आप कोई भी आर पुट कर दीजिए, हर रियल नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग इसकी वैल्यू जरूर आएगी। तो इसका डोमेन क्या है, होल आर। ओके, रेंज क्या है, एंड इट्स वैल्यू यानी आउटपुट जो है, एंड आउटपुट इज कॉल्ड रेंज, और इसकी जो आउटपुट है दैट ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 to 1। स्टूडेंट आप देख लीजिए ये ऑड फंक्शन है कि इवन, दिस वन इज एन ऑड फंक्शन, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, या फिर ऐसा देखो कुछ ऐसा, ओपोजिट क्वाड्रेंट, बिल्कुल ओपोजिट क्वाड्रेंट के अबाउट सिमेट्रिक। जैसा मैंने कहा था, जैसा यहां पर है वैसा इधर, जैसा इधर वैसा इधर, सिमेट्रिक अबाउट ओपोजिट क्वाड्रेंट। तो दिस वन इज एन ऑड फंक्शन, कॉन्टिन्यूअस तो है ही। अच्छा ये देखिए अब 0 कहां हो रहा है, साइन 0 पे 0, साइन पाई इज 0, यहां वैल्यू 0 एक्स एक्सिस, 2π 0π, पाई 2π 3π, -1π -3π, सो साइन nπ इज 0, n बिलोंग्स टू इंटीजर, पता होना चाहिए अपने को, साइन nπ 0 होगा। अब आप देखिए साइन 1π/2 पे वैल्यू क्या आ रही है 1, 3π/2 पर -1, 5π/2 पे 1, 7π/2 पे -1, यानी साइन ऑड मल्टी 1 3 1π/2 3π/2 5π/2 ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे वैल्यू या तो 1 आ रही है या -1 आ रही है। तो -1 रेज़ टू पावर n, देख लीजिए आप 0 पुट करो यानी साइन π/2 पे 1, आप 1 पुट करो
तो -1, यानी 3π/2 पे -1। अब जैसा कल आप क्वेश्चन कर रहे थे sin x इक्वल टू हाफ, आप उसके लिए एक चीज देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि अगर मैं कहूं sin x इज इक्वल टू sin y, sin x इज इक्वल टू sin y। अब मुझे बता दीजिए, जो हमारा कास्ट फॉर्मूला होता है, जो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज आप कहते थे, साइन कहां कहां पॉजिटिव होता है? कौन कौन से क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है? स्टूडेंट, कौन कौन से क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है? ये बिल्कुल वही है जो sin x इक्वल टू हाफ लिखा था कल, फर्स्ट एंड सेकंड, बिल्कुल सही। फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, यहां पर साइन पॉजिटिव, यहां थर्ड में tan पॉजिटिव और फोर्थ में cos पॉजिटिव। जो पॉजिटिव है उसका रेसिप्रोकल तो पॉजिटिव है ही। अब आप देखिए, जब y बराबर x है तब तो ये बराबर है ही, जब y और x बराबर है तब तो ये बराबर है ही, उसमें तो कोई शक नहीं है, वो तो लिखने की जरूरत नहीं है। सेकंड क्वाड्रेंट मींस पाई माइनस एक्स, सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस एक्स, मैं क्या है ट्रिग्नोमेट्री रेशो भी नहीं चेंज कर पा, π/2 करूंगा तब तो cos में हो जाएगा, तो पाई माइनस एक्स। अगर y की जगह पाई माइनस एक्स कर दूं तो भी sin x आ जाएगा। 2π प्लस एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच गया, 3π माइनस एक्स अगेन सेकेंड क्वाड्रेंट में, 4π प्लस एक्स एंड रिपीटिंग दिस प्रोसेस। और आप देख रहे हो पाई, 2π, 3π, 4π, दैट मीन्स पाई, 2π, 3π, 4π। अगर इसी चीज को मैं बढ़ाता जाऊं तो जनरल टर्म में क्या हो जाएगा, nπ। और जब ऑड आ रहा है 1 के साथ माइनस, 2 के साथ प्लस, 3 के साथ माइनस, जब ऑड आएगा तब माइनस और जब इवन आएगा तब प्लस। तो आपका फॉर्मूला क्या बना, nπ प्लस ऑड के साथ माइनस और इवन के साथ प्लस, जहां n। और यही कल जब आपने किया था तब आपने हाफ को लिख दिया होगा sin π/6। sin x इज इक्वल टू sin y, तो y क्या हो गया था, या x क्या हो गया था, nπ कुछ ऐसा। अच्छा स्टूडेंट्स, मुझे एक चीज बताओ, साइन एक्स का पीरियड क्या होता है, आवर्तकाल। पीरियड पता है किसे कहते हैं? मैं फिर कह रहा हूं, फंक्शन में आपको सब कुछ करवाया जाएगा जब आपका रियल में फंक्शन चलेगा जहां आपको कराना है, क्योंकि अगर मैं वो सब चीज़ें कराने लग गया तो हम तो पाथ से ही अलग हो जाएंगे। फंक्शन किसे कहते हैं, देखो सॉरी, पीरियड किसे कहते हैं, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रियल नंबर k, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रियल नंबर k इज कॉल्ड पीरियड ऑफ द फंक्शन। ऐसे सबसे छोटे पॉजिटिव रियल नंबर k को पीरियड कहते हैं फॉर विच f of x plus k is equal to f of x for all x belongs to domain, and this k should be independent of x। ये k जो है x से स्वतंत्र यानी इंडिपेंडेंट होना चाहिए। मतलब अगर किसी फंक्शन का मैं कुछ पीरियड कह रहा हूं तो अब किसी भी x में जोड़ दिया जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे साइन का पीरियड अगर मैं 2π बोलता हूं, 2π होता है वैसे पीरियड, अगर मैं बोलता हूं 2π, अगर मैं 2π क्लेम कर रहा हूं, अब चाहे आप x ले लो π/6, तो मैं बोल सकता हूं स्टूडेंट साइन π/6 जो होता है साइन 2π प्लस π/6 भी वही होता है। आप कह सकते हो सर ये देखो π/6 की जो वैल्यू है ना वो है हाफ। सर ये देखो पाई से पहले भी कोई ऐसा पॉइंट मिल रहा है जिसपे वैल्यू है हाफ, जो कि 5π/6 है। और सर देखो π/6 और 5π/6 में जो डिफरेंस है वो कितना होता है, कितना होता है, π/6 30 होता है, 5π/6 जितना भी होता है, जो भी अंतर है 4π/6 2π/3। सर फिर तो पीरियड 2π/3 हो गया। नहीं, दिस रिलेशन होल्ड्स फॉर एवरी x। मगर यहां पर देखिए
अब अगर π/2 पे वैल्यू 1 है तो 2π/3 π/2 में ऐड करने पर वैल्यू 1 नहीं आ रही है, बट अगर मैं पीरियड 2π क्लेम कर रहा हूं तो π/2 में 2π ऐड करूं, π/2 में अगर मैं 2π ऐड कर दूं, दिस विल गिव मी 5π/2 और उस पर भी वैल्यू वही आएगी। यानी that smallest k, that smallest positive real number k is called period of the function for which this relation holds, जिसके लिए ये रिलेशन होल्ड करता है। चलो ठीक है, फिर मैं डेफिनेशन थोड़ा सा करा के थोड़ा सा बता दूंगा, हल्का सा, ठीक है। तो अभी मैंने ऐसा लिख दिया, फिर मैं एक बार लिखवा भी दूंगा। मैं ये इसलिए बोल रहा था कि अब मैं ये जब मैंने कर ही दिया है तो मैं साथ साथ एक चीज और पीरियड भी लिखता जाऊं। अच्छा, इसका पीरियड क्या होगा स्टूडेंट्स? इसका पीरियड 2π। देखो, दिस लेंथ इज कॉल्ड पीरियड। इस लेंथ को पीरियड कहेंगे जिसके बाद फंक्शन अपने आप को रिपीट करता है। ये देखिए, जिस गैप के बाद फंक्शन अपने आप को रिपीट कर रहा है, दैट लेंथ इज कॉल्ड पीरियड ऑफ द फंक्शन। और इस फंक्शन का जो पीरियड है दैट इज 2π, दैट इज 2π। ये फंक्शन का पीरियड 2π है। इससे हमारा कई बार फायदा होगा, वहाँ इंटीग्रेशन में मान लो किसी का कोई कर्व पेरियोडिक है, कोई मतलब वो हर टाइप के बाद अपने आप को रिपीट करता है, तो उसके एक ब्लॉक का हम एरिया निकाल देंगे, बाकी हर ब्लॉक में बिल्कुल वैसा ही तो है, क्योंकि जो पेरियोडिक फंक्शन है वो एक फिक्स इंटरवल के बाद सेम वैसा का वैसा नेचर रखता है, सेम वैसा का वैसा रिपीट करता है। तो हमें फंक्शंस के पीरियड पता होने चाहिए ताकि हम एक ब्लॉक का पीरियड, एक ब्लॉक का एरिया निकालते ही उसे उस हिसाब से मल्टीप्लाई कर दे कि वैसे कितने ब्लॉक्स बनेंगे। ठीक है, तो एक बार ये नोट करें, ये समझ आ गया होगा होपफुली। पीरियड मैंने पूरा एक्सप्लेन नहीं किया, बट स्टिल मैंने सोचा वहाँ आएगा, फिर भी मैं इस बार चलो ठीक है, ये ग्राफ्स बनाने के बाद मैं आपको एक बार डेफिनेशन करके थोड़े बहुत पेरियोडिक फंक्शन के बता दूंगा। हाँ, क्योंकि ये डिटेल में सब चीज़ें होंगी आपके। सो रब कर दूं? डन, थैंक यू। तो नाउ कम टू fx। ये जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ इसमें थकने वाली तो कोई बात नहीं है, तो चिल होके पढ़ने वाली बात है। 2 घंटे आपको दिमाग लगाना है रियल में, इसमें तो आराम से फ्री होके फ्री हैंड करना है, मतलब पॉपकॉर्न खाते रहो और करते रहो, इस टाइप से है अप्लाइड। तो fx इक्वल टू cos x, बट चीज़ें सारी सुननी है, तभी हमने बिल्कुल प्लान ही वैसा किया है कि एक प्योर के साथ एक अप्लाइड चलाएंगे, स्टूडेंट लोड में ही ना रहे, मतलब कंफर्टेबल जोन में ही आपकी तैयारी हो जाए। fx इज इक्वल टू cos x। अब cos जैसा अभी हमने पढ़ा था कल कि cos इवन होता है, जो कि आपने ऐसा देखा था 1 माइनस एक्स स्क्वेयर बाई 2 फैक्टोरियल बाई टेलर्स थ्योरम। सो x की जगह माइनस एक्स रिप्लेस करने से कोई फर्क नहीं, तो आप देख सकते हो इवन फंक्शन है ये। जीरो पे वैल्यू 1 है हर π/2 के बाद, 3π/2, 2π, लाइक दिस। स्टैंडर्ड कर्व्स है, पता ही होने चाहिए, और आप देख रहे हैं इवन फंक्शन है एंड क्लियरली इट्स डोमेन इज होल आर। इसका डोमेन क्या है? पूरा आर है। स्टूडेंट कुछ भी पुट कर लीजिए, आपको आउटपुट मिलना ही मिलना है। सो इट्स डोमेन इज होल आर। भाई किसी का डोमेन और रेंज निकालने के लिए आपको जो बेसिक फंक्शंस है इनका डोमेन रेंज तो पता ही होना चाहिए। इट्स डोमेन इज होल आर। रेंज क्या है? अगेन -1 to 1। So range of this function is again -1 to 1। स्टूडेंट इस फंक्शन का रेंज दोबारा -1 से 1 ही है, लीजिए। और ये ऑड फंक्शन है कि इवन हम पढ़ ही चुके हैं, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। x पुट करके जो आएगा -x पुट करके वही आएगा, क्योंकि -x पुट करेंगे तो भी -x का इफेक्ट खत्म हो जाएगा। सो दिस वन इज एन इवन फंक्शन। इसका पीरियड बता दें, ये देखिए
एक फिक्स लेंथ जिसके बाद फंक्शन अपने आप को रिपीट कर रहा है, दैट लेंथ इज कॉल्ड पीरियड ऑफ द फंक्शन। इसके बाद बिल्कुल सेम नेचर है फंक्शन का, देन दिस लेंथ इज कॉल्ड पीरियड ऑफ द फंक्शन, सो इट्स पीरियड इज 2 पाई। ओके, सो देखिए पाई बाय 2 पे वैल्यू 0 है, 1 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, तो cos ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 इज 0। cos ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 स्टूडेंट्स क्या होता है, 0 होता है। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 में cos की वैल्यू क्या आती है, 0। अब cos n पाई क्या होता है, 0 पे वैल्यू 1, 1 पाई पे 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 1 पाई पे -1, 2 पाई पे 1, 3 पाई पे -1, तो अगेन 1 एंड -1 आ रही है, तो आप देख सकते हैं cos पाई इज -1 रेज़ टू पावर 1, यानी -1। 2 पुट करें तो cos 2 पाई इज 1, बिल्कुल सही। एंड इन द सेम वे अगर cos x इक्वल टू हाफ आ जाता तो मतलब ये है cos x इज इक्वल टू cos y, हाफ की वैल्यू cos पाई बाय 3। सो देखिए cos कहाँ पॉजिटिव है, बता दीजिए एक बार, इन विच क्वाड्रेंट cos आर पॉजिटिव, cos कहाँ पॉजिटिव होता है, फर्स्ट एंड फोर्थ, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो देखिए ये क्या बनेगा, 2 पाई माइनस, तो y क्या बना, 2 पाई माइनस, अगर y की जगह 2 पाई माइनस x रखेंगे तो भी क्या बनेगा, cos x। फर्स्ट में 2 पाई प्लस 4 पाई माइनस 4 पाई प्लस एंड रिपीटिंग दिस प्रोसेस, तो 2 पाई प्लस माइनस एक्स, 4 पाई प्लस माइनस एक्स, सो y इज सेम एज 2n पाई प्लस माइनस एक्स, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। सो अगर आपके पास cos x इज इक्वल टू cos y आ जाए, यानी जैसे cos x इक्वल टू हाफ, cos x इक्वल टू 1, कुछ भी, तो उसे इस फॉर्म में लिखें एंड जनरल वैल्यू इस प्रकार से लिख ले। ओके, इसका पीरियड तो 2 पाई है ही। नेक्स्ट वन tan x, मैं रब कर दूं, नोट कर लें एक बार। अच्छा, ये सर्किल समझ नहीं आया, ये तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था स्टूडेंट्स कि बेसिकली ये cos कहाँ कहाँ, मतलब आप y की जगह क्या पुट करें भाई, ये दोनों y की किस किस वैल्यू के लिए बराबर हैं। अब देखो cos x इक्वल टू, अब आप देखिए आपको पता है पाई और 2 पाई में इनमें टी रेशो यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो चेंज नहीं होती, जबकि पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2 में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो चेंज हो जाती है। मतलब साइन इज कन्वर्टेड इनटू कोसाइन, कोसाइन मीन्स कॉस, एंड कॉस इज कन्वर्टेड इनटू साइन। सीकेंट कोसीकेंट में कन्वर्ट हो जाता है और कोसीकेंट सीकेंट में, और टेंजेंट कोटेंजेंट में, मतलब टैन कॉट में और कॉट टैन में। अब यहाँ पर देखिए तो बेसिकली मुझे अब क्या यूज़ करना था कि ये कहाँ कहाँ पॉजिटिव है, और यूज़ सिर्फ पाई और 2 पाई का करना था। तो मैंने देखा, आपने आपसे पूछा मैंने कि कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, आपने कहा सर फर्स्ट और फोर्थ। तो फोर्थ में क्या आता है, 2 पाई से पहले, यानी 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा टाइप का पॉइंट ही फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, तो मैंने 2 पाई माइनस एक्स लिख दिया। तो मैंने कहा अगर मैं y की जगह 2 पाई माइनस एक्स लिखता हूं तब भी आपको वैल्यू cos x ही मिलती है। cos 2 पाई माइनस एक्स करके देख लो, व्हाट इज cos 2 पाई माइनस एक्स, 2 पाई के कारण cos रिमेन्स cos, 2 पाई माइनस एक्स लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, तो दिस बिकम cos x। फिर मैंने कहा फर्स्ट क्वाड्रेंट आने के लिए 2 पाई के जब मैं आगे बढ़ूंगा तो 2 पाई प्लस एक्स होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो 2 पाई प्लस एक्स लिखा।
फिर जब मैं दोबारा रोटेट करके आया, यहाँ पर मुझे कोई वैल्यू नहीं लेनी, इधर नहीं लेनी, मैं फोर्थ में दोबारा आया तो एक बार मेरा 2 रोटेशन हो गया है, तो दिस बिकम 4 पाई। तो क्या आ गया, 4 पाई माइनस एक्स। इन द सेम वे 4 पाई प्लस एक्स। हाँ लक्ष्मी, लक्ष्मी बताइए, पता लग गया? यस सर, थैंक यू लक्ष्मी। So next one कौन सा है पता नहीं, चलो मैं कुछ भी लिख देता हूँ, 8 लिख देता हूँ, पता नहीं कौन सा था। So fx is equal to 10x. So student next one is fx is equal to 10x. अब देखिए 10x को हम कैसे लिख सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ sin x एंड cos x, sin x अपॉन cos x। स्टूडेंट्स अब आप देखिए, मैंने फंक्शन की डेफिनेशन बोलते वक्त ये लिखा था, फंक्शन इज ए मशीन इन विच इनपुट इज कॉल्ड डोमेन। और आप कोई भी ऐसी चीज़ क्यों पुट करोगे जिसके लिए डिनोमिनेटर 0 हो जाए। अभी मैं आपको रूल भी लिखा दूंगा, रूल टू फाइंड डोमेन। डोमेन के फाइंड आउट करने के लिए रूल क्या होता है, उसमें एक रूल ये भी होता है, डिनोमिनेटर शुड नॉट बी 0 फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स। तो आप ऐसा कुछ भी नहीं पुट कर सकते जिसके लिए कॉस 0 हो जाए। तो इसका डोमेन क्या होगा, होल आर, कुछ भी पुट कर दीजिए, बट ऐसा कोई x नहीं पुट करना है जिसके लिए cos 0 हो जाए। एंड cos कहाँ 0 होता है स्टूडेंट्स, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, यानी r माइनस r में से क्या क्या माइनस कर रहा हूं, पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, लाइक दिस। सो कुछ ऐसा। अब आप देखिए, यानी आपने यहां पर मैंने लाइन ड्रॉ कर दी कि जहां जो x मैं सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता, x इक्वल टू पाई बाई 2 के कॉरस्पॉन्डिंग कोई वैल्यू नहीं आएगी। x इक्वल टू 3 पाई बाई 2, x इक्वल टू 5 पाई बाई 2, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2, माइनस 3 पाई बाई 2। स्टूडेंट इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है, यानी ये जो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 होते हैं ये इसके लिए एसिम्पटोट का काम करते हैं। एसिम्पटोट का काम करते हैं, मतलब जैसे जैसे x इन्फिनिटी को टेंड करता है, कर्व और x इक्वल टू पाई बाई 2 का डिस्टेंस 0 को टेंड करता है। एसिम्पटोट अपने सिलेबस में नहीं है, जस्ट फिर भी पता होना चाहिए एसिम्पटोट क्या है। एज x इज टेंडिंग टूवर्ड्स पाई बाई 2, द डिस्टेंस बिटवीन कर्व एंड लाइन दिस इज टेंडिंग टूवर्ड्स 0। इनका डिफरेंस 0 की तरफ बढ़ता जाता है। दैट लाइन इज कॉल्ड एसिम्पटोट, समथिंग लाइक दिस। ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, अपने डोमेन में ये कॉन्टिन्यूअस भी है। टूटता कहाँ है, जो पॉइंट डोमेन में ही नहीं है, जिन पॉइंट पे डिफाइंड ही नहीं है उनकी अलग बात है। और इसका रेंज क्या आ रहा है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, तो रेंज होल आर है। ऑड फंक्शन है कि इवन, वैसे स्टूडेंट कह ही सकते हैं x की जगह माइनस एक्स रखो, तो देखिए सर cos ऑफ माइनस एक्स तो cos x है, बट sin ऑफ माइनस एक्स में माइनस बाहर आ रहा है। अदरवाइज ज्योमेट्रिकली सिमेट्रिक अबाउट ऑपोजिट क्वाड्रेंट। ओके ऐसा कुछ। सो दिस वन इज क्लियरली एन ऑड फंक्शन। इस फंक्शन का पीरियड पाई होता है। देखिए ये गैप कितना है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक। पाई, हर पाई के बाद बिल्कुल वैसा का वैसा, हर पाई के गैप के बाद ग्राफ सेम है। हर पाई के डिस्टेंस के बराबर बाद ये जो पाई का गैप है, हर पाई के गैप के बाद बिल्कुल एग्जैक्टली सेम ग्राफ आ रहा है। तो ये क्या हो गया, इट्स पीरियड इज पाई। ओके
नाउ फॉर्मूला बनाएं अब tan x बराबर tan y के लिए, और ये जीरो कहाँ होता है? ऑब्वियसली जहां साइन जीरो होता है, साइन n पाई जीरो होता है तो tan n पाई भी जीरो है। सो बनाएं फॉर्मूला। अब लक्ष्मी क्या आंसर देगी मैं वो देखूंगा, वो गोले से ही बनाना है। हाँ बता देंगे बताता हूं, पहले एक बार करें। हाँ n पाई प्लस x बोला है, उन्होंने नहीं बताया अभी तक, लक्ष्मी ने। सो एक बच्चे ने पूछा सर tan x की एक्सपेंशन बता दो, चलो वो एक ने पूछा है, बट अभी आंसर नहीं बताया। जिसको गोला समझ नहीं आया था सर्किल का क्या था कि बताया, सभी बच्चों ने काफ़ी अच्छा बताया है, थैंक यू वेरी मच, सब बच्चों को समझ आ गया है, वेरी गुड। सो देखिए ये फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, सो दिस वन इज पाई प्लस एक्स, बिल्कुल सही। तो आज से अब कभी आपसे कोई पूछेगा tan x बराबर 1, अब आपके लिए टेंशन की बात नहीं है, tan x बराबर 1, 1 का मतलब tan पाई बाई 4, उसके बाद तो आपको पता ही है करना क्या है, ज़्यादा फॉर्मूला भूल गए तो एक आपको गोला ही तो बनाना है, पाई प्लस एक्स, 2 पाई प्लस एक्स, 3 पाई प्लस एक्स, 4 पाई प्लस एक्स, and that means n pi plus x, n belongs to integer। सो लिख लें अगर कोई स्टूडेंट एक्सपेंशन लिखना चाह रहा है तो। अब ये मत बोलना सर इसके आगे भी क्या है, अब होता है कुछ ऐसा ऐसा, वो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वैसे लिमिट्स वगैरह में जब आप करोगे तो भी इतने तक में काम हो जाता है, इतने तक में काम हो जाता है। होपफुली इसके अब आगे कुछ होता होगा जो भी है, बट यहाँ तक अपना काम चल जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट वन इज cot x। अब हमें tan x बराबर tan y आ गया, अब cot x बराबर निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर cot x बराबर cot y कोई बोल दे तो कोई मुश्किल नहीं है, cot x इक्वल टू 1 बोल दे तो दैट मीन्स 1 बाई cot x इज इक्वल टू 1 बाई 1, दोनों को रेसिप्रोकल कर दिया तो tan x इक्वल टू 1 आगे, तो tan x इक्वल टू 1 तो अपने को पता ही है। सो नेक्स्ट वन, सो देखिए अगला कोसिकेंट या सीकेंट एक्स, सीकेंट एक्स देखें,
0 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 2 पाई 5 पाई बाई 2 लाइक दिस, ऐसा जो भी है। हाँ लाइट ब्लू है, ब्लू मार्कर है तो थोड़ा लाइट दिख रहा है, ये दिखा भी नहीं रहा हूँ, सीकेंट का तो बनेगा, तो कॉस का बनाया हुआ है मैंने। तो सीकेंट का कैसा होता है स्टूडेंट, देखिए सीकेंट इज बेसिकली 1 बाय कॉस एक्स। डोमेन क्या है, होल आर माइनस, पूरा आर में कुछ भी पुट कर दीजिए, ऐसा कोई पॉइंट नहीं पुट करना है जहां कॉस 0 हो जाए, बिकॉज एनीथिंग अपॉन 0 इज प्रॉब्लम। एंड कॉस 0 कहां है स्टूडेंट्स, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। व्हाट इज इट्स रेंज, अब आप देखिए रेंज, तो आप पाई बाई 2 नहीं, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 नहीं, तो जहां जहां लाइन बना दीजिए, पाई बाई 2 नहीं पुट कर सकते, 3 पाई बाई 2, जहां पर कॉस 0 है वहां साइन सीकेंट डिफाइन नहीं रहेगा, कुछ ऐसा। कुछ ऐसा। अब आप देखिए इसका कर्व कैसा होता है, जब कॉस की वैल्यू 1 होगी तो 1 बाई 1 इज 1, कॉस की वैल्यू -1 और 1 के बीच में लाई करती है, कॉस हाफ होगा तो ये 2, कॉस -1 से 1 के बीच में है तो 0 के नजदीक एक पॉइंट ऐसा भी होगा। सपोज कीजिए ये 1 बाई 10 लाख है, तो अगर कॉस 1 बाई 10 लाख है तो सीकेंट ऑब्वियसली 10 लाख हो गया। कॉस 0.10 टाइम्स 0 और 1 लिख दूं तो ये क्या हो जाएगा, जो भी है, तो इसका मतलब ये दिस वन इज टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी। जैसे जैसे x पाई बाई 2 की तरफ जाएगा तो कॉस की वैल्यू 0 की तरफ जा रही है, कॉस की वैल्यू 0 की तरफ, देखिए ये भी 0 की तरफ एक वैल्यू है, तो जब इसको यहां रखेंगे तो सीकेंट x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये जितनी भी क्वांटिटी होती होगी, तो लाइक दिस। तो एक तरह से इनकी बैक चेक टच कर लीजिए ऐसा, बस ये ब्लैक वाला है ये कर्व है, बीच वाला तो अपनी कंफर्टेबिलिटी के लिए हमने बना दिया। तो इसका रेंज क्या हो जाएगा, 1 से इंफिनिटी एंड -∞ टू -1, तो दैट मीन्स -∞ टू -1। ग्राफ दिख नहीं रहा, क्यों नहीं दिख रहा ग्राफ स्टूडेंट, ब्लैक वाला नहीं दिख रहा क्या है, क्या ब्लू वाला तो स्टूडेंट मैंने दिखाया ही नहीं आपको, ब्लू वाला तो कॉस का ग्राफ है, ब्लू वाला कॉस का ग्राफ है, वो तो है ही नहीं ग्राफ। बेसिकली मैंने बताया कि अगर कॉस की वैल्यू जिस पॉइंट पे 1 होगी तो 1 बाई 1, तो सीकेंट की वैल्यू भी वहां 1 होगी। अब आप देखिए जैसे जैसे कॉस 0 से पाई बाई 2 के बीच में वैल्यू 1 और 0 के बीच में लाई करती है, जब कॉस की वैल्यू 0 के बहुत नजदीक होगी लाइक दिस, तो सीकेंट की क्या हो जाएगी, 1 अपॉन दिस। तो आप देखिए जैसे जैसे x 0 के नजदीक जा रहा है, एज x इज टेंडिंग टूवर्ड्स पाई बाई 2, जैसे जैसे x पाई बाई 2 की तरफ जा रहा है तो cos की वैल्यू 0 की तरफ टेंड कर रही है, और cos 0 की तरफ जाएगा तो सीकेंट कहां जाएगा, इनफाइनाइट की तरफ जाएगा, क्योंकि 1 बाय क्वांटिटी टेंडिंग टूवर्ड्स 0 इज गोइंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी, और वो कहां चला जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ। इसका पीरियड क्या होगा स्टूडेंट, रेसिप्रोकल करने से पीरियड पर कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि सीकेंट x तो तभी रिपीट करेगा ना जब cos x रिपीट करेगा। स्टूडेंट इसकी वैल्यू 2 कब आएगी, जब cos x की वैल्यू हाफ आएगी, cos x की वैल्यू जब हाफ आएगी केवल और केवल तभी सीकेंट x 2 बन सकता है, और cos x खुद को रिपीट कब करता है, आफ्टर 2 पाई लेंथ। तो cos x जब अपने आप को हमेशा रिपीट करेगा तभी तो सीकेंट x अपने आप को रिपीट करेगा, तो इसकी पीरियड क्या हो जाएगा, 2 पाई। रेसिप्रोकल करने से पीरियड पर कोई असर नहीं होता है। और अगर आप लेंथ वाइज देखना चाह रहे हो तो देखिए यहां पर ऐसा है और दोबारा ऐसा है, और ये लेंथ कितनी हुई, 2 पाई। रेंज कॉस तो -1 और 1 के बीच में था,
कॉस -1 और 1 के बीच में था। जब कॉस की वैल्यू -1 थी तो 1/-1 सीकेंट की वैल्यू भी -1 थी। कॉस की वैल्यू हाफ हुई या -हाफ हुई तो सीकेंट की वैल्यू -2 हो गई। कॉस की वैल्यू -1/100 हुई तो सीकेंट की वैल्यू -100 हो गई। तो सीकेंट की वैल्यू -∞ से -1 यूनियन 1 to ∞। सीकेंट की वैल्यू -1 और 1 के बीच में नहीं आ सकती, क्योंकि अगर इसे -1 से 1 के बीच में वैल्यू होना है तो कॉस की वैल्यू को 1 से बड़ा होना पड़ेगा। भाई कॉस जब 2 होगा तभी तो सीकेंट 1/2 होगा, बट कॉस तो कभी 2 हो ही नहीं सकता, क्योंकि रेंज ऑफ कॉस इज लाइज बिटवीन -1 to 1। इसीलिए ये क्या बना, -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞। और ये क्लियरली इवन फंक्शन है, क्योंकि x की जगह -x रिप्लेस करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और सेम ऐसा बनेगा हमारा कोसिकेंट x। ठीक है स्टूडेंट्स, सो बाकी हम कल करते हैं। अभी आराम से आप बिल्कुल आराम से करो, जो भी चीज़ है आपको फुल डिटेल में कराई जाएगी। मैं फिर आपको बोल रहा हूँ आपके सिलेबस में डेफिनेट इंटीग्रेशन से है, बट हम ये भी नहीं चाहते कि कोई स्टूडेंट वहाँ पर अनकंफर्टेबल फील करे कि अपने को ये चीज़ नहीं पता थी। तो सिर्फ मैं फंक्शन भी उतना ही कराऊंगा जितना मुझे ज़रूरत है, मतलब जितना मुझे ज़रूरत है, क्योंकि डिटेल में अगर मैं भी कराऊं और फिर रियल में भी हो तो वो तो टोटली वेस्टेज ऑफ टाइम है। बट इसका एक बेनिफिट और हो जाएगा, जो रियल जो इतनी स्कोरिंग है उसमें आपको फंक्शन में लगेगा कि कुछ चीज़ें हमें पहले ही पता है। ये भी एक प्लस पॉइंट है, ये चीज़ आपको कम से कम पहले ये चीज़ होगा तो, और फंक्शन जो हो गया तो उससे लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी या पूरा मतलब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, बाकी शीट्स वगैरह सर ने सब कुछ बता ही दिया होगा कैसे कैसे आपके पास पहुंचेगी सारी चीज़ें। तो